Hello, good afternoon to everybody. Today we are going to start a new topic, that is phase margin and gain margin from Nyquist plot or polar plot we can also call it. Phase margin in short PM, gain margin GM. Now define what is phase margin. So let us suppose a polar plot, किसी फंक्शन का एक पोलर प्लॉट ले लेते हैं. दिस इज पोलर प्लॉट. पोजीशन ऑफ ओरिजिन कैसे बना है, एक कोई पोलर प्लॉट हम लिए हैं, ठीक है. अब मान लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0, वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इस पोलर प्लॉट से बाहर. क्या होगा इस केस में, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया मान लेते हैं. एक जो सिस्टम है उसमें P प्लस का वैल्यू 0 है, तो Z इक्वल टू क्या निकालते हैं, P प्लस N. P है इसमें ऑलरेडी 0, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट 0 होना चाहिए, तभी सिस्टम आपका स्टेबल रहेगा, है ना. जो फेज मार्जिन निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे, स्टेबल सिस्टम को. अभी समझाएंगे आपको फिजिकल मीनिंग ऑफ फेज मार्जिन क्या होता है. फेज मार्जिन मीन्स हाउ मेनी टाइम्स we can increase the gain of system so that system is in a stable region. सिस्टम का गेन आप कितना टाइम्स बढ़ा सकते हैं so that सिस्टम अभी भी आपका स्टेबल रीजन में ही होगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं टू व्हीलर बाइक लेते हैं. टू व्हीलर बाइक आपका क्या है, उसमें जो कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड है कि मैक्सिमम 2 राइडर्स, जिसको हम लोड बोलेंगे, 1 ड्राइवर एंड 1 अदर पर्सन, मैक्सिमम 2 अलाउ करता है ना. तो लेकिन इन जनरल आपका बैचलर लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में देखने को मिलता है कि एक बाइक में 2 नहीं 4 बच्चे सवार हो जाते हैं उस पर. एंड उस कंडीशन में भी आपका बाइक का परफॉर्मेंस ठीक ही रहता है. परफॉर्मेंस इन द सेंस कि वो बाइक आपका फेल नहीं करता है. फेल क्या नहीं करता है मीन्स जो बाइक में शॉकर लगा होता है वो शॉकर फेल नहीं करता है. लेकिन कंपनी की तरफ से तो दिया गया था. आइडियल कंडीशन क्या है, 2 ही था उसमें, एक राइडर और अदर पर्सन. लेकिन इस लोड को इंक्रीज करके 4 कर दिए हैं. कितना कर दिए, 4 कर दिए. फिर भी आपका सिस्टम स्टेबल है. स्टेबल मतलब जो उसमें शॉकर दिया वो शॉकर फ्री हो जाएगा, मानते काम नहीं करेगा तो बोलेंगे सिस्टम फेल हो जाएगा, जो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए शॉकर बनाया गया था. लेकिन अभी भी वो काम कर रहा है. दैट मीन्स इसका गेन मार्जिन कितना हो जाएगा जी, कि मैक्सिमम लोड कितना यह सस्टेन कर रहा है और कंपनी की तरफ से आइडियल कितना है 2. इसका मतलब है कि जो कंपनी जो बताया था कि इसमें 2 लोड था, इफ गेन मार्जिन ऑफ दैट मोटर बाइक इज, टू व्हीलर बाइक इज 2, इसका मतलब है कि उसका लोड हम डबल बढ़ा सकते हैं, है ना. तो गेन मार्जिन अच्छा चीज है. किसी भी सिस्टम का गेन मार्जिन जितना ज्यादा होगा वो सिस्टम उतना ही अच्छा होगा. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं क्या ये आपका छत क्या है, किसी बिल्डिंग का छत है. सो व्हाट इज अनस्टेबल रीजन, इस बिल्डिंग के छत से बाहर दी जाए अनस्टेबल, और ये तो क्या स्टेबल रीजन. छत तक आप टहल सकते हैं, कहीं भी स्टेबल है. जैसे छत के बाउंड्रीज क्रॉस करिएगा अनस्टेबल हो जाएगा. अनस्टेबल मतलब आपको हो सकता है पैर डैमेज कर जाए, हो सकता है आपका शरीर का और कोई भी पार्ट डैमेज कर जाए जब वहाँ से गिरिएगा नीचे. तो हम बोलेंगे दिस इज स्टेबल रीजन, और ये क्या है, इससे बाहर अनस्टेबल रीजन. तो अब कोई बंदा है, गर्मी में देखते हैं गाँव घर में हमेशा लोग सोता है छत में. उस केस में क्या है कि इस बाउंड्री से आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करिए, मतलब सेंटर में जो बंदा सोया हुआ है उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. मतलब नींद में आप का मूवमेंट होते होते आप यहाँ भी आ जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप भी स्टेबल रीजन में है. लेकिन कोई बंदा यहाँ पे जस्ट इससे 1 फीट डिस्टेंस पे सोया हुआ, हो सकता है एक ही करवट वो ले और चला जाएगा नीचे. तो ये क्या हुआ, इसका रिलेटिव स्टेबिलिटी जब हम बात करेंगे, सो रिलेटिवली विच वन इज मोर स्टेबल, पर्सन 1 और पर्सन 2. सो रिलेटिवली पर्सन 1 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पर्सन P2, बिकॉज ये मेरा अनस्टेबिलिटी का रीजन है. अनस्टेबिलिटी से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही सेफ है. कंट्रोल सिस्टम में इसमें कैसे समझ सकते हैं कौन अनस्टेबिलिटी का, जब हम रूट लोकस प्लॉट किए थे और पोल जीरो प्लॉट,
तो ये इमेजिनरी जो लाइन होता है वही मेरा क्या रहता है, बाउंड्री होता है। मान लेते -1 -2 दोनों पोल स्टेबल है। रूट लोकस स्केच हम क्या किए थे, स्केच से देखते थे कि मान लेते उसका पोल गेन बढ़ने से ऐसे आगे जाता था, सपोज किसी का स्केच ऐसा आ गया, उस केस में क्या बोलते थे, तो देखिए गेन का वैल्यू बढ़ाते चल रहे हैं, बढ़ाने से मतलब यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर रखना पड़ेगा पोल का पोजिशन, तब होगा ये ब्रेक का पॉइंट रहेगा। मान लेते हैं ऐसा पोल है, गेन का वैल्यू बढ़ेगा है ना, यहाँ पे ब्रेक करेगा और पोल इधर चला जाएगा मान लेते हैं। अब क्या होगा, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो गया। इस अनस्टेबिलिटी से हमारा इसका स्केच ऐसा होता है, अब रूट लोकस कैसे स्केच होता है आपको बता चुके हैं। मान लेते इसका स्केच ऐसा होता है, तब बोले क्या दिस सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, क्योंकि अनस्टेबिलिटी का बाउंड्री तो राइट साइड में है और के का वैल्यू बढ़ाने से इसका पोल किधर से पूरा है, लेफ्ट में, इधर तो पूरा ही स्टेबल में है। समझ पा रहे हैं। तो इसमें काउंटिंग होता है फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। तो मार्जिन किसका ज्यादा है, जैसे जो छत का एग्जांपल हम दिए थे, पर्सन P2 P1 यहाँ पे सोया हुआ था और P2 यहाँ पे है, इसके लिए मार्जिन किसमें ज्यादा है जी, मार्जिन P1 का ज्यादा है। मार्जिन मीन्स कितना डिस्टेंस, इसी मार्जिन को हाउ मेनी टाइम्स हम बोलेंगे कि सिस्टम का कितना गेन बढ़ा सकते हैं। सिस्टम डेसिबल बोलेंगे तो भाई यहाँ पे मार रहा है, तो ये मार्जिन P1 का ज्यादा है P2 के रिस्पेक्ट में, तो गेन मार्जिन आप समझ गए। इसी तरह से फेज का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये जो गेन मार्जिन फेज मार्जिन है वो हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 + GS HS = 0। क्रिटिकल पॉइंट यहीं से बनता है आपका GS HS = -1, जिसको बोलते हैं -1 + J0, सो दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। तो इस क्रिटिकल पॉइंट से आपको पता है इस प्लॉट में सिस्टम अनस्टेबल कैसे बनेगा, बताइए। अब इसका पोलर प्लॉट कंप्लीट कर ये हो गया, इसका नाइक्विस्ट प्लॉट आप जब करिएगा क्या करते हैं, इसका इमेज लेंगे, उसको इसको मिला देते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन में देखते हैं, इसका स्टेबिलिटी जब निकाल रहे हैं तो रिजल्ट निकल क्या देगा, P + n। मान लेते हैं इसमें एक भी पोल नहीं है RHS में, जो इसका GS HS होगा, ओपन लूप सिस्टम होगा, उसका एक भी पोल RHS में नहीं है, तो P का वैल्यू 0। यदि ये क्रिटिकल पॉइंट इस स्केच से बाहर होगा तो इनसर्कलमेंट एक भी नहीं होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। अब सिस्टम स्टेबल है, अब बोलेंगे दोनों ही तो स्टेबल है, P1 P2 दोनों स्टेबल है। अब पूछेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अब बोलिएगा P1। हम बोलेंगे कितना टाइम्स, उसका कोई मेजरमेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, तो वहाँ पे गेन मार्जिन हम बताएंगे, गेन मार्जिन से बताएंगे हाउ मेनी टाइम्स सिस्टम इज स्टेबल, मोर स्टेबल। तो जो दो का कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका है, तो आप जानते हैं -1 क्रिटिकल पॉइंट, ये -1 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। मान लेते हैं ये स्केच ऐसा ना हो करके इसी -1 से निकलता, तो क्या होगा, मैं आपको पहले समझा दे रहे हैं। मान लेते हैं -1 से क्रॉस कर दिया, अब क्या बोलेंगे, एकदम सिस्टम बाउंड्री पे आ चुका है, जो छत था ना, छत के एकदम बाउंड्री पे सोए हुए हैं, थोड़ा सा भी हवा का झोंका है तो अनस्टेबल हो सकते हैं, है ना, तो अनस्टेबिलिटी। अब ये अनस्टेबल बाउंड्री पे आ गया है, अब देखो इसको अनस्टेबल कैसे करेंगे। अब दूसरा स्केच लेते हैं, हवा का झोंका आया है ना, और ये जो -1 पे था ना, यहाँ -1 आपको धकेल के यहाँ पे लेंगे इस पोजीशन पे, -1 तो आ गया इसके अंदर। अब जब यहाँ पे इसका नाइक्विस्ट प्लॉट आप करिएगा, इसका मिरर इमेज लीजिएगा, इसे आपको आता है नाइक्विस्ट प्लॉट करने के लिए, उसको इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ऐसा स्केच आ जाएगा। अब देख पा रहे हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंसर्कलमेंट हो गया किसका, क्रिटिकल पॉइंट का, P का वैल्यू हमें अभी भी 0 है, लेकिन इंसर्कलमेंट कितना गया, 2, एक यहाँ से और एक बड़ा 2, तो सिस्टम का क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबल होने के लिए ये जो कटिंग पॉइंट है उसके अंदर ही रहना पड़ेगा, इधर आ गया तो गेन मार्जिन का हम बोलेंगे, उसमें मार्जिन कुछ है ही नहीं, वो तो अनस्टेबल हो चुका है। गेन मार्जिन तो उसके लिए होगा जो स्टेबल रहेगा, और जो स्टेबल ही नहीं, आप छत से तो गिर चुके हैं नीचे, अब वहाँ पे क्या पूछेंगे कौन स्टेबल है, कम है, कौन ज्यादा है, तो गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकालेंगे स्टेबल सिस्टम के लिए। मतलब इस सिस्टम को जो ये ट्रांसफर फंक्शन रहा होगा जिसका, उसको कितना डिस्टर्ब किया जाए सो दैट इसका गेन जो यहाँ पे भी था ना वो इसको क्रॉस कर जाएगा या इस पे आ जाएगा। इस -1 से जितना दूरी आप मेंटेन करें उतना आप ज्यादा बेटर है। एक स्केच मान लेते हैं, 2-3 स्केच हम करते हैं एक ही ग्राफ में, मान लेते हैं कि ये 2-3 स्केच दिया हुआ है -1, अब स्केच का नाम है 1 2 3। अब हम पूछेंगे
ये इसका पोलर प्लॉट है। नाइक्विस्ट प्लॉट कब होगा, जब इसको कंप्लीट इमेज लेंगे तो फिर पोलर प्लॉट से इसका डिसीजन हो जाता है। हमको चाहिए क्या, गेन मार्जिन चाहिए, तो गेन मार्जिन निकालने के लिए नाइक्विस्ट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होता। जैसे हमको ये डिस्टेंस चाहिए कितना, उसको नाइक्विस्ट नहीं बनाएंगे तभी मेरा हो जाएगा, पोलर प्लॉट से हो जाता है। इसलिए अब रहता है फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन फ्रॉम नाइक्विस्ट प्लॉट और पोलर प्लॉट। कैलकुलेशन पोलर प्लॉट से ही हो जाता है इसका। अब बोलो -1 से जितना दूरी पे है उतना ही अब सेफ है, तो -1 से सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन रखा हुआ है, फर्स्ट। ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बोलेंगे तो S1 का स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगा जी, S2 का। S2 का स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगा जी, S3 का। ये समझ पा रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब कैलकुलेशन बात करेंगे तो कैलकुलेशन कितना होगा, हाउ मेनी टाइम्स, तो मान लेते हैं ये 0.2 इसका कटिंग पॉइंट, 1/0.2 कर देंगे, इसका स्टेबिलिटी कितना आ जाएगा 5, मींस इसका गेन को 5 टाइम्स बढ़ाएंगे तब ये 1 पे आएगा। 1 पे आएगा तभी तो अनस्टेबल होगा। ये 1 से पहले तो स्टेबल नहीं है, स्टेबल ही है। तो ये मान लीजिए कटिंग पॉइंट 0.2 पे है, तो 0.2 कितना टाइम्स बढ़ा सकते हैं सो दैट ये 1 हो जाए इसका गेन, तब ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो 0.2 को कितना टाइम्स बढ़ाइएगा, 5 बार, तो 0.2 × 5 1 आ जाना है, तो इसको 5 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ये मान लेते हैं कट किया कहाँ पे 0.5, 0.5 का कितना गेन मार्जिन है बोलो, इसको उल्टा कर दो 1 बाय जो फॉर्मूला हम यहाँ आगे आपको बताएंगे, फॉर्मूला से कैसे होता है, आप लॉजिकल समझ लीजिए चीज़ों को। 1/0.5 मतलब इस सिस्टम का गेन को जस्ट डबल करिएगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसमें हो सकता है कि 0.8, इसका गेन मार्जिन बहुत कम हो गया 1/0.8, मतलब ये डबल से कम होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब इसको डबल भी आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये गेन मार्जिन का थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा और रियल कैलकुलेशन चाहते हैं तो सो गेन मार्जिन। अब यहाँ पे एक स्केच लिया गया है, एक पोलर प्लॉट हम लिए हैं, उसमें -1 है, -1 कटिंग पॉइंट है और यूनिट सर्कल से हम ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा छोटा लगा है, ये 1 ये भी 1 ही होगा, ये -1 है +1 दिखाएं। यूनिट सर्कल एक बनाना है, यूनिट सर्कल के बनाते तो आपको समझ में आएगा। -90 -180 -270 गेन मार्जिन। गेन मार्जिन क्या होता है, इसको K से भी डिनोट कर सकते हैं, Kg। It is defined, it is the reciprocal means reverse, reciprocal of the magnitude कैसे निकालते हैं, G J ओमेगा at the frequency, कौन सा फ्रीक्वेंसी पे, at the frequency where the phase is -180 डिग्री, जहाँ पे phase -180 होता है, called phase crossover frequency। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, called phase crossover frequency and denoted by omega g। So gain margin क्या हो गया, it is the reciprocal of the magnitude, that is mathematically इसको लिखते हैं, that is gain margin equal to 1 by magnitude कौन सा फ्रीक्वेंसी पे, at omega g। omega g क्या हम बता रहे हैं, बस इसको डेसिबल पे लिखेंगे। डेसिबल में तो क्या हो जाएगा जी, इन डेसिबल जो गेन मार्जिन होगा, गेन मार्जिन इन डेसिबल इक्वल टू 20, इसका लॉगरिथम ले लेते हैं 20 का, 20 क्यों, डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए 10 लिया जाता है, शायद आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जब भी डेसिबल में कन्वर्सन होता है तो 10 लॉग रेशियो ऑफ पावर होता है, पावर का रेशियो जब हो, इनपुट पावर आउटपुट पावर मीन्स रेशियो ऑफ पावर होना चाहिए, तो 10 लॉग में कन्वर्सन होता है वो डेसिबल में आता है। अदर देन पावर का रेशियो रहेगा, मान लेते हैं ये पावर है वोल्टेज की तरह V²/R करते हैं, तो इनपुट का पावर हो जाएगा, आउटपुट का पावर होता है V/R रेजिस्टेंस, यूनिट रेजिस्टेंस करते हैं तो इसका वैल्यू 1 कर देंगे, मतलब ये वोल्टेज का रेशियो हो गया ये, और लॉग और यहाँ पे 10 ही रखा रहेगा। अब देखो 2 को कर देंगे मल्टीपल, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 10 लॉग V1/V0 का होल स्क्वायर, और ये जो 2 है ना वहाँ पे आके मल्टीपल हो जाएगा, तो इसको फाइनली लिखेंगे क्या, 20 लॉग रेशियो ऑफ इनपुट पावर और आउटपुट पावर जैसा आप चाहें, और आउटपुट बाय इनपुट है, तो हमको बेसिकली 10 नहीं 20 होगा। क्यों, क्योंकि जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। तो आउटपुट किसका रेशियो रहेगा, आइदर वोल्टेज रहेगा आइदर करंट रहेगा। तो जब भी वोल्टेज और करंट के टर्म्स में डेसिबल निकालेंगे तो वो 20 से होगा, 10 से नहीं होगा। यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा,
बहुतों को आता होगा, जो आता है उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं आता उसी के लिए यहाँ से हम लोग। तो ये 20 है, तो ये 20 होगा और लॉग ए बाई बी फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो log 1 के वैल्यू 0 है ना, इस कैलकुलेशन को पास छोड़ेंगे हम 20 log 1 माइनस 20 log ये डिनोमिनेटर पार्ट ये वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस यहाँ इसे लिखेंगे माइनस 20 log, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दो नया पॉइंट आपके पास आ रहा है, एक को बोलते हैं ओमेगा पी इज कॉल्ड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस? इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा पी क्या है जी? फेज ओमेगा पी हो गया आपका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पी। फेज क्रॉस ओवर का नाम से कुछ हुआ हुआ, फेज क्रॉस ओवर। क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या? क्रिटिकल पॉइंट मेरा -1 प्लस j0। जब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, एंगल कितना -180 डिग्री, तो इसका क्रिटिकल मैग्नीट्यूड कितना 1, क्रिटिकल एंगल कितना -180 डिग्री। तो जब गेन निकालना है, गेन कहाँ से मेजरमेंट होता है? ओरिजिन से होता है, तो ओरिजिन से -1 इसी लाइन पे होगा मेजरमेंट गेन का, तो गेन इतना हो सकता है, यहाँ हो जाएगा गेन तो अनस्टेबल, तो गेन -1 के अंदर रहना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कट करेगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना ओमेगा 0 प्लस सबको मालूम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होता है ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो फ्रीक्वेंसी 0 इन्फिनिटी के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी होगा, कौन सा फ्रीक्वेंसी, इसी पे मेजरमेंट होगा। ये गेन मान लेते हैं कितना होगा, ये x यूनिट कट किया है ना, तो x जहाँ पे कट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, एक स्पेशल नेम हो जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी का नाम है। क्योंकि ये फेज 180 यहाँ पे हो रहा है -180, तो वह फ्रीक्वेंसी जिसपे आपका फेज 180 हो जाए, दैट्स व्हाई इसने फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब -180 का जो फेज है उसको ये क्रॉस कर गया, मतलब क्रिटिकल पॉइंट का जो फेज है, तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब ये गेन क्या है, गेन मार्जिन। अब गेन यूनिटी जब हो जाए तो उसमें मार्जिन कुछ नहीं होगा, है ना। जब पोलर प्लॉट का गेन हो जाए 1 हो जाए, तो ये जो पोलर प्लॉट है इसका गेन कहीं तो 1 होगा। यहाँ पे गेन कितना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना बोलो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से इसका गेन घटते घटते कहाँ पे हो जा रहा है जी 0 हो जा रहा है। इसके बीच में इन्फिनिटी से 0 के रेंज में 1 तो कहीं पड़ेगा ना, 1 पड़ेगा, तो 1 ऐसे नहीं दिख रहा था, तो हम क्या किए, इस सर्कल जो ना एक -1 का इसका मैग्नीट्यूड लेते हुए रेडियस 1 का एक सर्कल बना लेंगे, और सर्कल बना देंगे जहाँ पे उस प्लॉट को कट करेगा, मतलब यहाँ पे इसका गेन कितना आ जाएगा, इस पे जो है मैग्नीट्यूड निकालिएगा इस पॉइंट पे, तो मैग्नीट्यूड इसका 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिट सर्कल हम कंप्लीट किए, इसका यहाँ पे गेन कितना है मैग्नीट्यूड m बोलेंगे इन्फिनिटी, यहाँ पे m कितना है 0 है, इसके बीच में इन्फिनिटी और 0 के बीच में जहाँ पे इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड का 1 होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे क्या, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब जो गेन क्रिटिकल गेन था 1, उस 1 को क्रॉस करेगा, तो इट इज कॉल्ड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो आई थिंक दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। उल्टा निकालना है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है ना, तो जहाँ पे जब गेन निकालना पड़ता है हमको, यहाँ से तो गेन देता है, जब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकलेगा तो वो फेज देगा, तो यहाँ से फेज का मेजरमेंट होता है। अब ये हम मिटा दे रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर चुके होंगे। अब फेज का मेजरमेंट कैसे होगा, इसको डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। फेज मार्जिन दोनों हो जाते हैं, फेज मार्जिन, so the amount of phase margin क्या है, the amount of additional phase lag क्यों, सिस्टम में आपका मैक्सिमम क्या रहेगा, पोल, और पोल का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, लैगिंग रहता है। तो अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग एट द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब ये ओमेगा जी, एट द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी required to bring the system to the
वर्ड्स ऑफ इनस्टेबिलिटी, वर्ड्स ऑफ इनस्टेबिलिटी मतलब जो अनस्टेबल का बाउंड्री है। अनस्टेबल का बाउंड्री कौन है? -1 है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए थे, आप छत पे सोए हुए, तो छत का जो किनारा होगा वो आपका क्या रहेगा? वर्ड्स ऑफ इनस्टेबिलिटी। कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे बात करूंगा मैं, तो क्या होगा यहाँ पे? वर्ड्स ऑफ इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबल, अनस्टेबल कहाँ पे होगा? -1 पे जब आ जाएगा। तो जब -1 पे आ जाएगा तो फेज कहाँ आ जाएगा उस टाइम पे? व्हाट इज फेज? द वैल्यू ऑफ फेज इज -180 डिग्री, राइट, -180 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये जो प्लॉट है, जब इसका गेन 1 हो जाएगा, गेन 1 होगा, तो गेन 1 की कोई भी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अनस्टेबल फेज से भी हो सकता है। किसी में फेज मान लेते हैं 0 डिग्री रिक्वायर्ड है, उसका फेज लैगिंग हो जाएगा -45 से 45 डिग्री से, उसका भी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा। यहाँ पे मैकेनिकल टाइप से मुझे जस्ट नहीं समझना है कि जस्ट गेन बढ़ने घटने से ही सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। सिस्टम अनस्टेबल होने का दो वे हो सकता है, गेन बढ़ जाए या घट जाए, फेज बढ़ जाए घट जाए, फेज लैगिंग, लीडिंग लोड, लैगिंग लोड। तो हमको यहाँ दोनों अकाउंट करना है, कंसिडर करना है, गेन भी और फेज भी। तो गेन मार्जिन देख लिए कि सिस्टम का गेन हाउ मेनी टाइम्स वी कैन इंक्रीज सो दैट सिस्टम इज इन स्टेबल रेंज, वो गेन के रिस्पेक्ट में होगा। फेज के रिस्पेक्ट क्या है? अब मान लेते हैं कि गेन आपका 1 हो चुका है, तो उस 1 पे फेज बढ़ा घटा सकते हैं क्या? सो दैट स्टेबिलिटी में कुछ चेंज ना पड़े। यस। तो मान लेते हैं सिस्टम में गेन 1 हो गया, तो 1 जैसे ही हुआ एक कंडीशन फुलफिल हो गया इसका अनस्टेबल होने का। अनस्टेबल होने के लिए दोनों चाहिए। कौन सा पॉइंट चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, J0। क्रिटिकल पॉइंट में मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और फेज 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए थे हम? गेन यहाँ पे क्या है? गेन 1 नहीं हुआ, लेकिन फेज यहाँ पे 180 हो गया, तो यहाँ पे गेन मार्जिन हम निकाले। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? फेज मार्जिन। गेन 1 हो चुका है, गेन में अब कोई मार्जिन नहीं है, यहाँ पे फेज में कोई मार्जिन नहीं था, क्योंकि इस पॉइंट पे अब समझिए फेज कितना है यहाँ पे? -180 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे फेज मार्जिन नहीं निकला, क्योंकि फेज तो उसका ऑलरेडी 180 पहुंच चुका है, और उसमें कोई मार्जिन का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एक्स्ट्रा फेज लैगिंग मतलब पोल उसमें ऐड करेंगे, पोल का नेचर क्या होता है? माइनस एंगल देगा और माइनस एंगल और देगा तो उसका फेज और बढ़ जाएगा -180। यहाँ पे फेज मार्जिन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या मान कीजिए? गेन मार्जिन, क्योंकि इसका गेन 1 नहीं हुआ था, 1 होता तो ये अनस्टेबल होता। थोड़ा समझिए इस पॉइंट को, है ना? ये गेन में गैप है, मतलब गेन में मार्जिन है, इतना का मार्जिन है, फेज में कोई मार्जिन नहीं है। यहाँ पे क्या है जी? गेन इसका 1 हो चुका है। ये जो प्लॉट है आपका, इस प्लॉट में गेन 1 हो चुका है, गेन में कोई मार्जिन नहीं बचा है। गेन का जो मैक्सिमम 1 था 1 पहुंच चुका है, लेकिन फेज इसका 180 नहीं हुआ। फेज इस प्लॉट का यहाँ पे फेज निकले कितना? वो तो 90 के पैरेलल है, तो 90 से थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं। यहाँ से जब टेबलेट लिखेंगे हो सकता है -120 डिग्री आ जाए, 115 डिग्री के आसपास आएगा लेटर सपोज। तो यहाँ पे फेज कितना है? -115 लेटर सपोज। ये फेज बढ़ते बढ़ते कितना जा रहा है? मैक्सिमम इसका फेज कितना हो सकता है इस सिस्टम का? -270 हो सकता है, मतलब इसमें 3 पोल होगा, तभी तो मैक्सिमम 1 पोल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? -90 डिग्री। तो 3 पोल होगा तभी तो मैक्सिमम इसका फेज का लैगिंग कितना है? इसमें 270 डिग्री दे रहा है। जब 180 होगा तो हम बोल रहे हैं कि गेन इसका 1 हो चुका है। गेन कितना हो गया? 1। अब इसमें जो मार्जिन का पॉसिबिलिटी है, अब इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं इस सिस्टम को, तो इसका डिस्टर्बेंस कहाँ पॉसिबल है? गेन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेन आप 1 तक ले गए हैं। आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, यहाँ भी ये 1 ही है। अब इसमें इसको चेंज करेंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो कहीं चेंज करने का चांस है तो कहाँ पे है? उसका फेज में चांस है, तो उसका फेज आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, मतलब उसमें फेज में चेंजिंग होने से पॉसिबल है कि सिस्टम अभी भी वो अनस्टेबल नहीं होगा। कितना देर तक नहीं होगा? जितना ये गैप है, तो 180 से कितना गैप है आपका? इतना गैप है। इसका फेज गेन 180, गेन को 1 रखना है। वी चेंज द फेज, वी ऐड अ पोल और वी चेंज द फेज सो दैट गेन रिमेन्स अनचेंज। गेन को छेड़िएगा तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। गेन को 1 ही रखना है, और इसमें एक्स्ट्रा फेज कितना ऐड कर सकते हैं? तो एक्स्ट्रा फेज कितना है? यही एक्स्ट्रा फेज ऐड कर सकते हैं, है ना? तो बोलेंगे फेज मार्जिन, इसको फॉर्मूला से कैसे लिखें? तो हम बोलेंगे कि यही तो हुआ एक्स्ट्रा एडिशन। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में करें तो कैसे? तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे ओमेगा जी। सो 180 डिग्री प्लस 5, 180 डिग्री प्लस 5 क्यों बोले? क्योंकि जब भी ये 5 होगा ना, ये निगेटिव है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 पॉजिटिव। एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो निगेटिव होता है,
तो आपको पता है ये जो वैल्यू आने वाला है ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो 180 में से ये कैसे निकलेगा? 180 डिग्री -5 कर दीजिएगा आप मैथमेटिक्स में, 180 डिग्री -5 कर दीजिएगा। आपको लग रहा होगा सर 180 में -5 कर दीजिए, लेकिन जब ये मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करेंगे दिस अमाउंट 5 एंगल एट दिस फ्रीक्वेंसी, तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा। जो पहले से ही नेगेटिव है उसको फिर नेगेटिव कर दीजिए, दोनों ऐड हो जाएगा एंगल, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया 180 डिग्री +5 करना होगा आपको। मैग्नीट्यूड में रखेंगे आप इसको, इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए तब इट्स ओके, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड। तो 180 डिग्री में से 5 हटा देंगे हो जाएगा। लेकिन जब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जाएगा किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का 1 + s मान लेते हैं, तो जब भी इसका फेज कैलकुलेशन करिएगा कोई भी फ्रीक्वेंसी पे वो नेगेटिव फेज आएगा। तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं? 180 में से ये जो नेगेटिव एंगल है उसको जोड़ देंगे, मैग्नीट्यूड में इतना घटा देंगे। तो ये तो दिस अमाउंट इज नथिंग बट फेज मार्जिन एंगल, मतलब इसमें एक्स्ट्रा इतना फेज लैग कर सकते हैं। मान लेते हैं फेज मार्जिन 30 डिग्री आया, मतलब पोल को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, पोल को आप शिफ्ट कर सकते हैं, सो दैट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एंगल इज -30 डिग्री। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। आई थिंक आप समझ गए होंगे फेज मार्जिन। मैथमेटिकली क्या करेंगे फेज मार्जिन? 180 डिग्री +5। ये प्लस क्यों लिखते हैं? जब इसका कैलकुलेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, ठीक है। जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें हम बोले कि बताओ जी फेज मार्जिन गेन मार्जिन का होगा। यहाँ से कटिंग पॉइंट कितना है यहाँ पे, तो गेन मार्जिन हो जाएगा बताइए 1/रेसिप्रोकल ऑफ दिस गेन, सो 1/x। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, x हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है? x है, तो 1/mod(x) कर सकते हैं। फेज मार्जिन कितना हो जाएगा? फेज मार्जिन 180 डिग्री प्लस कौन सा एंगल? दिस 5, और ये 5 हमेशा नेगेटिव आएगा, तो समझा चुके नेगेटिव कैसे है दिस। तो दिस इज द फार्मूला फॉर फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। आपको स्टेबल सिस्टम है उसके लिए दोनों क्या होना चाहिए? तो फॉर स्टेबल सिस्टम फेज मार्जिन पॉजिटिव होना चाहिए, गेन मार्जिन को भी पॉजिटिव होना चाहिए। बढ़िया सर, ये तो नेगेटिव था। तो देखो ये माइनस मान लेते हैं कोई ट्रांसफर फंक्शन लिए, उसका फेज 5 का वैल्यू कितना आया इधर समझाते हैं। ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बॉडी प्लॉट में फिर से आएगा फेज मार्जिन गेन मार्जिन। अब कोई ट्रांसफर फंक्शन लिए, उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है एंगल का उसको भी डालते हैं, इसका काम है समझा चुके आपको। फेज मार्जिन का डेफिनेशन क्या था? दिस इज द एक्स्ट्रा फेज कैन बी एडेड, फेज लैग, वहां पे डेफिनेशन पढ़िएगा, वहां पे टर्म यूज किया हुआ है द एक्स्ट्रा फेज दैट कैन बी एडेड। एक्स्ट्रा फेज कितना, जो लैगिंग नेचर का कितना आप ऐड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं फेज मार्जिन किसी का एंगल हम कैलकुलेट किए और ये आ गया -120 डिग्री, कौन सा 5 का वैल्यू। तो फेज मार्जिन कितना 180 प्लस 5 जब कैलकुलेशन करें तो -120 डिग्री आएगा, कितना आ जाएगा बोलो? 60 डिग्री। मतलब पोल शिफ्टिंग समझ में आता है। पोल कैसे चेंज होता है? रूट लोग उसको बनाए थे, जब सिस्टम का गेन चेंज होगा, गेन चेंज होने से भी पोल शिफ्ट करता है। जब पोल शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? उसका कंट्रीब्यूशन, एंगल का कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। एंगल कैसे निकलते हैं? tan इनवर्स y/x निकालते हैं। जब पोल मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट उसका चेंज करिएगा, उसका एंगल का कंट्रीब्यूशन चेंज होने लगेगा। तो चेंजेस कितना आप कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 60 डिग्री का लैगिंग, क्योंकि पोल है तो पोल में जो भी एंगल चेंज होगा वो लैगिंग नेचर करेगा। सो द मैक्सिमम फेज लैग दैट कैन बी एडेड, 60 डिग्री का उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसका फेज में 60 का चेंजेस आएगा। आप कर दें, हम तो करेंगे नहीं, आप भी करेंगे नहीं, एक्चुअली ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। क्यों? ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जैसे कि प्लांट में है, प्लांट में जो RLC सर्किट लगा हुआ है, RLC, यू नो दैट all these three are the function of temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? R T0 1 प्लस डेल अल्फा टी से चेंज होगा, L का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, C का वैल्यू भी चेंज होगा। तो जो आप डिजाइन किए थे, जो सोच करके
कोई वैल्यू मान लेते फिक्स किए थे यार 10 ओम 1 माइक्रोफैराड 1 मिली हेनरी एंड 2 माइक्रोफैराड का डिजाइन किए थे। परफॉर्मेंस बहुत बेटर था उसका, लेकिन ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने से इसका वैल्यू चेंज हो गया। अब वैल्यू चेंज हो गया तो क्या होगा, आप वहाँ पे मार्जिन रखिएगा जीरो, मतलब थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो सिस्टम का परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगा, काम ही नहीं करने लगेगा। तो उसको आपको लैग फेज मार्जिन गेन मार्जिन रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल चेंज हो उसमें एक्स्ट्रा फेज एडिशन कितना होगा, 60 डिग्री भी चेंज हो जाएगा ना, तब भी सिस्टम आपका अनस्टेबल नहीं होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। दैट इज द नीड ऑफ फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। तो फिर फेज मार्जिन और गेन मार्जिन सिस्टम में रहना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस सिस्टम का रहेगा। ऐसा नहीं चाइनीज माल ले लिए, कोई मोबाइल एक बार गिरा चला गया, है ना, बढ़िया मोबाइल लीजिएगा एक बार क्या 2 बार भी गिरेगा कुछ नहीं होगा, तो उसमें मार्जिन ज़्यादा है, उसका बॉडी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो कंसेप्ट है आपका फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन का। अब इसके बेस में लोग क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो और क्लियर होगा। थोड़ा सा भी और कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, थोड़ा सा और ब्रॉड वे में कि जो फेज मार्जिन है स्टेबल के लिए वो पॉजिटिव होता है और गेन मार्जिन भी पॉजिटिव होता है। इसके लिए फॉर स्टेबल सिस्टम अभी आपको जस्ट बता रहे हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल हम समझ लेते हैं ये ऐसा क्यों होता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूँ जिसके टोटल एनालिसिस ने किया अभी। एक पोलर प्लॉट है, आप जान रहे हैं ये स्टेबल सिस्टम है, पोलर प्लॉट है, इसका एरो पर ऐसा है, बार बार हम ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे ओमेगा इनफिनिटी यहाँ पे होगा, एंगल यहाँ पे -90 डिग्री है, दिस इज -180 डिग्री। आप यदि इसका फेज मार्जिन कैलकुलेट करना चाहें तो कितना होता है गेन मार्जिन तो लिखते हैं 1/x। अब मान लेते हैं ये जो x है ना 0.5 आ रहा है ऐसा मैग्नीट्यूड, एक्चुअली -0.5 है लेकिन मैग्नीट्यूड टेक्निकली 0.5, ये कितना हो जाएगा। इसको जब हम डेसिबल में करेंगे तो 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू में लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। जब इसको डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो गेन मार्जिन डेसिबल में निकालिएगा तो क्या लिखेंगे, इसका 20 लॉग करेंगे, 20 लॉग 1/0.5 करिएगा तो ये लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -20 लॉग 0.5 और लॉग 0.5 का वैल्यू निगेटिव आएगा, बिकॉज लॉग का ग्राफ ऐसे होता है और ये 1 पे 0 होता है ना, ये 0 है तो 0.5 का वैल्यू कुछ निगेटिव नहीं आएगा, जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट से कैलकुलेट किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि -20 इंटू जो भी इसका वैल्यू आएगा वो निगेटिव वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो गेन मार्जिन क्या होगा देखिए, गेन मार्जिन पॉजिटिव, तो हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये समझ एक स्टेबल सिस्टम लेके बता रहे हैं। फेज मार्जिन भी बोल रहा है पॉजिटिव होगा, कैसे होगा फेज मार्जिन पॉजिटिव, तो इसमें मैक्सिमम फेज मार्जिन के लिए क्या है गेन 1 रखना पड़ेगा। जब गेन मार्जिन निकालें तो फेज को 180 कर दिए, देखो यहाँ इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दीजिए ओमेगा पी बोल दिए, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं अभी बता चुके थे आपको, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं ओमेगा जी, जहाँ पे गेन 1 हो जाए तो यहाँ पे फेज मार्जिन निकलता है। तो मार्जिन कितना है, व्हाट इज फेज मार्जिन, दिस मच इज कॉल्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन देखो इतना का गेन पे पॉजिटिव है और फेज मार्जिन कितना निकलती है 180 डिग्री, और ये जो एंगल का मेजरमेंट है दिस एंगल वो हम मान लेते हैं कि फाई है, और कह सकते हैं कि ये फाई का वैल्यू है -90 से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा, क्योंकि -90 और 180 के बीच में जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो है फाई का वैल्यू -120 है, ऐसा मेरा एजम्पशन है, मान लेते हैं कि -120 डिग्री आएगा। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो -180 डिग्री प्लस और फाई का वैल्यू निगेटिव आना ही है, श्योर है, तो -120 डिग्री आ गया। अब बताओ कितना आ गया 60 डिग्री। तो फेज मार्जिन भी कितना हो गया, फेज मार्जिन भी 60 डिग्री, ये भी तो पॉजिटिव हुआ। तो स्टेबल सिस्टम होना है तो फेज मार्जिन भी पॉजिटिव, गेन मार्जिन भी पॉजिटिव। तो हम नहीं समझते, अब आपको दिक्कत होना चाहिए कि फेज मार्जिन और गेन मार्जिन क्या होगा, और कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है कि फेज मार्जिन और गेन मार्जिन क्या होना चाहिए। इस एग्जाम्पल को थ्योरी अब स्ट्रॉन्ग रखिए, न्यूमेरिकल वैसे ही मैंने फेज मार्जिन पॉजिटिव, गेन मार्जिन भी पॉजिटिव होगा।